चलो अभी प्रॉपर्टी नंबर 9th, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए खुद होता है। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी याद रख लेना। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए द होल ट्रांसपोज। फिर प्रॉपर्टी नंबर 11, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने को बोला ना, तो दैट इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। समझ रहा है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। फिर 12th प्रॉपर्टी, अच्छा ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन ए प्लस बी का जो इनवर्स होता है ना, उसको हम लोग नहीं लिख सकते ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। समझ रहा है? यस। नेक्स्ट तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? क्या? वो तो फिर वो नहीं, पहले ए और बी को ऐड कर दो, फिर उसका इनवर्स निकाल। अच्छा ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है ना? नहीं। ठीक है। फिर 13th होगा एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू के, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए द होल रेस टू के। ठीक है? ये कैसे? तो प्रॉपर्टी नंबर 7th, इधर देखो, मैंने तुम लोग को क्या दिया था? एडजॉइंट ऑफ ए बी में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोला था ना। अभी यही प्रॉपर्टी में ए और बी को इक्वल कर दूं तो क्या आएगा? मैंने तुम लोग को क्या प्रॉपर्टी दिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर है? अगर यही प्रॉपर्टी में मैं ए और बी को इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हो गया ना ये प्रॉपर्टी, देखो समझ रहा है? यस। क्लियर? ये हो गया 13 प्रॉपर्टी। अभी 14th प्रॉपर्टी कि ए का कोई भी पावर ले लो और उसका इनवर्स निकालो, दैट इज सेम एज ए इनवर्स का सेम पावर ले लो। मतलब ए स्क्वायर का इनवर्स होगा ना, दैट इज सेम एज ए इनवर्स का स्क्वायर। करेक्ट? तो इनवर्स और ट्रांसपोज अंदर बार हो सकता है, वैसे ही इनवर्स और कोई नंबर कांस्टेंट भी अंदर बार हो सकता है। समझा? 11th और 14th प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस? अरे हाँ या ना तो बोलो एटलीस्ट। हाँ यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 15th में एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने तुम लोग को क्या बोला था? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? याद है कोई प्रॉपर्टी? हाँ सर, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। करेक्ट? हाँ भाई। बराबर। अभी इसमें ये ए क्या है? व्हाट इज दिस ए? ए इज वन मैट्रिक्स। करेक्ट? यस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स that is same as determinant of the same matrix into that matrix का inverse. Say yes. Yes. So this formula is applicable for any kind of matrix. Correct? Now in this formula I am considering my matrix as adjoint of A because adjoint of A भी एक matrix ही होगा। तो इसका मतलब कि adjoint of A क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। नहीं समझा? समझा? अभी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तुम लोग को मालूम होना चाहिए ये स्टेज पे। मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हाँ क्या होता है? प्रॉपर्टी नंबर 6 याद करो। प्रॉपर्टी नहीं बांट किया है तुम लोग को, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 1। तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 1 इंटू बाजू में क्या आएगा?
एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन इंटू व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ये तो एक वैल्यू है ना, समझ रहा है? Yes. तो वैल्यू, और ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो वैल्यू इनटू मैट्रिक्स मतलब कुछ ऐसा हुआ, देखो ये वैल्यू इनटू मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा अपॉन वो वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट? तो इधर क्या हो जाएगा? जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हो जाएगा और अपॉन वो वैल्यू आ जाएगा, बराबर? अरे से Yes. यस। Yes. Yes. यस हाँ, सर। तो अभी ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू टाइम्स ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होता है ना, तो अपने को एक वापस प्रॉपर्टी मिला, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू टाइम्स ए, बराबर है? हाँ. तो इसके ऊपर से तुम लोग इन जनरल बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? Determinant of A into A inverse. हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है? ये सब बाहर करना। चलो, एडजॉइंट ऑफ ए तो मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू टाइम्स ए। अच्छा, अभी 15 प्रॉपर्टी हो ना, 16th प्रॉपर्टी। अभी देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेता हूं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट। अभी ये क्या है? व्हाट इज दिस? वैल्यू, करेक्ट? और ये क्या है? मैट्रिक्स। तो जब भी वैल्यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होता है और वो वैल्यू डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो क्या होता है? Power. मैट्रिक्स का पावर लग पावर चढ़ जाता है ना। तो ये अगर बाहर आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस टू रेज टू n हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन हो गया। मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन द होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहे हैं? हाँ. ठीक है, तो मैंने तुम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या बोला था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन बोला था, करेक्ट? फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूं? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन द होल स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। Yes. अरे समझ रहा है? हाँ. ये सब प्रॉपर्टीज बाहर करना है अपने को। सर तो जितने भी एडजॉइंट ऐड होंगे उसका n माइनस वन का पावर बढ़ता जाएगा। हाँ पावर बढ़ेगा ना। हाँ, ठीक है। अभी दूसरा एक शॉर्टकट में बताता हूँ। सर एक बार आप हाँ। प्रीवियस पेज पे जाओगे? हाँ, हाँ सर, थैंक यू। अभी शॉर्टकट, सपोज एक मैट्रिक्स दिया है जो है अपने पास ए बी सी डी और बोला है फाइंड ए इनवर्स, बराबर? तो शॉर्टकट क्या है कि इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब इसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा, डायगोनल इंटरचेंज कर दो। डायगोनल क्या है? ये है ना, तो इसको इंटरचेंज कर दो तो इधर डी आएगा, इधर ए आएगा। और नॉन डायगोनल है उसका साइन चेंज करो तो इधर माइनस बी और माइनस,
बस ये उसका ए इनवर्स हो गया। तो भाई तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि यही उसका आंसर है कि नहीं? तो अपने को मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। तो जब भी तुम लोग ए जो मैट्रिक्स है ना ए बी सी डी, उसको ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना डी माइनस बी माइनस सी और ए, तो इसका आंसर तुम लोग को आइडेंटिटी मिलेगा 1001 करके देखो। और इसको क्या करने का, डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके देखो, मिलेगा तुम लोग को ये आंसर। सर हम्म, ये तो 2/2 के लिए है ना, 3/3 हाँ के लिए? 3/3 के लिए अभी कुछ नहीं है कि जो होएगा ना, जब भी आएगा ना तभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे करने का 3/3 के लिए। ओके ओके। अच्छा, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है वो बाय डिफॉल्ट अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, 2/2 का। हाँ। करेक्ट। तो अभी तुम लोग को किसी ने ये बोला कि ए है, जानवी चंदक म्यूट करना, ए इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 एंड -7, तो इसका इनवर्स क्या होगा बोलो, फाइंड ए इनवर्स। तो पहले मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं, तो क्या होगा -7 -15 तो -22। अभी ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -22। अभी क्या होगा बताओ, -7 -3 -5 1। -7 1 -3 और -5। इफ यू वांट यू कैन शिफ्ट माइनस इनसाइड द मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका इनवर्स हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी तक? नो सर। सर हाँ, अगर मेरा जो मैट्रिक्स है वो मेरा मैट्रिक्स 3/3 है सपोज, और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे A इज इक्वल टू है 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो A इनवर्स क्या होगा, 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4, समझ रहा है? तो A स्क्वायर क्या होगा, 4 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 16। मतलब अगर मेरा ए डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का ले लो, डेफिनेटली स्क्वायर होना चाहिए, A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 0 D, तो A रेज टू n हमेशा डायगोनल का जो एलिमेंट्स है ना उसका रेज टू n हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ A रेज टू n B रेज टू n C रेज टू n D रेज टू n। तो इसको शॉर्टकट में लिखने का क्या तरीका है, डायगोनल ऑफ A B C D, समझ रहा है? यस। यस। तो अगर मैं तुम लोग को ऐसा बोलूं कि एक मैट्रिक्स है B दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 1/3 एंड 4, तो B इनवर्स क्या होगा, मैं ऐसा बोलूं 1/2 3 और 1/4। 1/2 3 एंड 1/4 डायगोनल, समझ रहा है? हाँ सर। चलो अभी एक थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर x दिया, क्वेश्चन दिया है 3 4 1 1 x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड 2, फाइंड x एंड y, करो फटाफट, क्या होगा?
तो नहीं तो अभी जब बात की तो क्या x3 और y is equal to -1. ओके इसके क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करो ये दोनों मैट्रिक्स को तो क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 एंड क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूँ तो क्या होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल y इज इक्वल टू -1 y -1 तो x3 आया समझा Yes. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे पास ये है 2 1 3 2 इंटू ए इंटू है -3 2 5 -3 इज इक्वल टू लेट अस से -2 4 3 एंड -1 चलो फाइंड ए अभी ये कैसे करते हैं मालूम है सॉल्यूशन मैं ये जो मैट्रिक्स है ना उसको नाम देता हूं बी फिर बाजू में ए तो है ही ये मैट्रिक्स को नाम देता हूं सी और ये मैट्रिक्स को नाम देता हूं डी समझा मैं ऑडिबल Yes. Sir. अभी मेरे को कौन से मैट्रिक्स में इंटरेस्ट है A. ए मैट्रिक्स में तो मेरे को ए के आजू बाजू में कौन चिपका हुआ है बी और सी चिपके हुए तो मेरे को बी और सी को हटाना है तो मैं क्या करूंगा पहले दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करता हूं प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स तो क्या होगा बी इनवर्स इंटू बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी तो बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है आइडेंटिटी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी अभी मेरे को सी को हटाना है तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगा मैं Multiply by C. वेरी गुड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स तो ए सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी इंटू सी इनवर्स तो ये सी इंटू सी इनवर्स आइडेंटिटी तो ए क्या होगा बी इनवर्स इंटू डी इंटू सी इनवर्स बराबर मतलब ए मेरे को तभी मिलेगा जब मैं बी इनवर्स डी और सी इनवर्स तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मैं बी इनवर्स निकाल सकता हूं क्या मालूम है तुम लोग को कैसे निकालने का बी इनवर्स हाँ. कैसे निकालते हैं 1/. हाँ तो ये Determinant of बराबर है ये बी मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही है तो 1 है तो खाली डायगोनल इंटरचेंज तो वो भी 2 2 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज -1 -3 इंटू डी डी क्या है -2 4 3 एंड -1 एंड सी इनवर्स का 1 क्या आएगा 1/-1 इंटू डायगोनल इंटरचेंज -3 नॉन डायगोनल का साइन चेंज -2 -1 अभी सबसे पहले ये -1 को मैं अंदर लेता हूं तो क्या होगा 2 -1 -3 2 इंटू -2 4 3 -1 इंटू क्या होगा 3 2 5 3 नाउ इट्स अप टू यू तुम लोग ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 14. -6 + 20 14 फिर -4 + 12 8 फिर 9 - 5 4 6 - 3 3 ठीक है अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट 28 - 4 24 फिर 16 - 3 13 फिर -42 + 8 कितना होगा 34 होगा क्या -34 और -24 + 6 कितना होगा -18 तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ए समझ रहा है Yes. कोई Yes. डाउट है No. बढ़े आगे 1/-1 कैसे आया डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने का ना हाँ हाँ
नेक्स्ट अगर ऐसे दिया है कि 1 1 1 2 5 7 2 1 minus 1 into x y z u v w is equal to 9 2 52 15 0 and -1। चलो ये निकालना है। कैसे करेंगे? पहले मैट्रिक्स को अल्फाबेट की तरह लिख सकते हैं ना कि ए हाँ बी इक्वल्स टू सी करके, फिर हाँ, उसको और ये मैट्रिक्स को ए नाम देते, ये मैट्रिक्स को बी नाम देते और ये मैट्रिक्स को सी नाम देते। करेक्ट। तो ए बी इक्वल टू सी आ गया। अपने को किस में इंटरेस्ट है? बी में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, बी बी हाँ, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू बी इज ए इनवर्स इंटू सी। तो मेरे को बी क्या मिलेगा? ए इनवर्स इंटू सी मिलेगा। करेक्ट। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि ए जो है ना वो 3x3 मैट्रिक्स है। नहीं समझा? 2x2 होता ना तो इजीली हो जाता, लेकिन अभी 3x3 है। तो ए इनवर्स का अपने पास फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? लेकिन याद है कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। याद है कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज होता है। तो ठीक है, अपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए मैंने तुम लोग को क्या दिया है? मैट्रिक्स 1 1 1 2 5 7 1 1 1 2 5 7 फिर 2 1 -1। अभी पहले हम लोग माइनर्स निकालेंगे, माइनर्स, और इधर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो माइनर इज डिनोटेड बाय m, m11 m12 m13, फिर m21 m22 m23, फिर m31 m32 m33। माइनर्स कैसे निकालते हैं मालूम है किसी को? तो कोफैक्टर a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33। बोलो माइनर कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा? m11 चाहिए तो क्या करूं मैं? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दूं, जो भी बचा ना उसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? -12। तो ये होगा -12। फिर m12 क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दो, क्या आएगा? -14। m13 क्या आएगा? -16 आएगा। -16 है सर। -16 है, हाँ -16 आएगा। फिर m13 कितना होगा? -8 -8। m21 -2, फिर m22 -3, m23 -1, m31 2, m32 क्या होगा? 7 -2 5, m33 क्या होगा? 5 -2 3। बराबर। अभी क्या करेंगे? एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, अभी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? -1 हाँ, पहले तो j। इसका तो सेम रहेगा, फिर इसका चेंज हो जाएगा, फिर इसका सेम, फिर इसका चेंज, इसका सेम, इसका चेंज, इसका सेम, इसका चेंज और इसका सेम। तो कोफैक्टर ए मैट्रिक्स क्या मिला? कोफैक्टर क्या है? -12, फिर 16, फिर -8, फिर 2 -3 1, फिर 2 -5 and 3। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? सो -12 16 -8, फिर 2 -3 1, फिर 2 -5 and 3,
अभी A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A तो निकाला ही नहीं, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल देते। क्या आएगा 1 इंटू -12 -1 इंटू -16 प्लस 1 इंटू -8, तो कितना होगा -12 प्लस 16 -8, तो -4 होगा। सो 1 अपॉन -4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3, ए इनवर्स मिल गया। अभी अपने को क्या किस में इंटरेस्ट है, मैट्रिक्स बी में इंटरेस्ट है ना, तो बी क्या होगा ए इनवर्स इंटू सी, बी होगा ए इनवर्स इंटू सी। तो ए मतलब 1 अपॉन -4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3 इंटू सी। सी क्या है, सी 9 2 52 9 2 52 15 एंड 0 -1, तो ये 1 अपॉन -4 इंटू, अभी देखो ये इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा क्या, क्या होगा, होएगा होएगा। तो क्या आएगा उसका ऑर्डर 3/2। 3/2। तो 3 क्रॉस 2, तो अभी पहले में क्या आएगा, बोलो कैलकुलेट करके, -108 प्लस 104 मतलब -4, फिर -24 प्लस 36 -2 4, फिर 144 माइनस 156 कितना होगा, 144 माइनस 156 -12 होगा, -12 हाँ। फिर 32 माइनस 45 प्लस 5 कितना होगा, -8 होगा। -8 फिर -72 प्लस 52 -20, और फिर -16 प्लस -1 -3 -1। अभी लकीली बार -4 है ना, तो हर एक एलिमेंट -4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 -1 3 2 5 एंड 1। तो ये मेरा मैट्रिक्स बी है। बी अपना क्या था एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू ना। अब ये दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर हो जाएंगे, x1 y3 z5, फिर u क्या है -1, v क्या है 2 और w क्या है 1। एनी डाउट, नो अरे बोलो कोई डाउट है, नो सर, नो डाउट। नो सर नो। No, sir. नेक्स्ट, अगर ऐसा दिया है कि लेट f of x इज इक्वल टू है सपोज cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 एंड g of y दिया है, g of y दिया है सपोज cos y 0 sin y 0 1 0 माइनस sin y 0 एंड cos y, ठीक है। फिर बोला है कि प्रूव दैट फर्स्ट प्रूव करना है कि f ऑफ x का जो इनवर्स होगा ना वो f ऑफ माइनस x होगा। फिर सेकेंड सपोज सेम g ऑफ y का जो इनवर्स होगा ना वो g ऑफ माइनस y होगा। और थर्ड प्रूव करना है कि f ऑफ x इंटू g ऑफ y दोनों का जो इनवर्स होगा ना वो g ऑफ माइनस y इंटू f ऑफ माइनस x होगा। सपोज ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली प्रूव करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, इसको थोड़ा दिमाग से प्रूव करना है। मेरे को कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है बताओ, f ऑफ x का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, हेलो Yes, sir. यस सर। तो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, Identity. आइडेंटिटी। इसका मतलब कि f ऑफ x एंड f ऑफ x का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी होता है ना, ठीक है। ये तो रिजल्ट है, अपने को मालूम है। मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को क्या प्रूव करना है,
बोलो। f of x का होल इनवर्स इज इक्वल टू f of minus x. हाँ, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि f ऑफ x का जो इनवर्स है वो f ऑफ माइनस x होगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे अगर मैं f ऑफ माइनस x रखूं, समझ रहा है? सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, it is sufficient to prove what, f of x into f of minus x आइडेंटिटी है, बराबर? अरे बोलो, मैं ये प्रूव करूंगा तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा ना, करेक्ट? अभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f of x into f of minus x। f of x तो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, cos माइनस साइन 0, फिर साइन cos 0, 0 0 1 इंटू f ऑफ माइनस x क्या होगा, तो x की जगह cos ऑफ माइनस x cos x ही होगा, साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x मतलब प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन 0 0 0 1। ठीक है, अभी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बोलो। 1 ये 0 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, फिर साइन कॉस माइनस साइन, तो ये तुम लोग करोगे तो तुम लोग को आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो हेंस प्रूव हो गया ना, समझ गया? यस अगर सेकंड भी मैं वैसे ही प्रूव करूंगा ना, सेकंड कैसे प्रूव होगा, इट इज सफिशिएंट व्हाट टू प्रूव, एनीवन बोलो, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव g of y into g of minus y is equals to करेक्ट, g ऑफ y इंटू g ऑफ माइनस y इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये भी प्रूव हो गया। थर्ड वन कैसे प्रूव करोगे, अच्छा अपने को मालूम है ना कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, b inverse into a बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ y का इनवर्स क्या होगा, g ऑफ y का इनवर्स इंटू f ऑफ x का इनवर्स, बराबर है? हाँ। तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया ना कि g ऑफ y का इनवर्स g ऑफ माइनस y होता है और f ऑफ x का इनवर्स f ऑफ माइनस x होता है, हो गया ये प्रूव, हेंस प्रूव। मेक सेंस? अरे बोलो। yes sir Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि इफ a एंड b आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड कम्यूटेबल matrices, then prove that A inverse into B inverse is also symmetric matrix। करो ट्राई। A inverse into B inverse भी सिमेट्रिक है, ऐसा प्रूव करना।
करूं मैं ट्राई? हाँ, ट्राई करूं कि सॉल्व करूं? ट्राई और सॉल्व दोनों कीजिए। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ये प्रूव करने के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ता है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाँ, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है कि A इनवर्स B इनवर्स इज सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि A इनवर्स B इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो A इनवर्स B इनवर्स ही होगा। करेक्ट? पहले तो एम निकालने का, अपने को एम क्या करना है। चलो ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हुए मैट्रिक्स है। दूसरी चीज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज ए होता है और बी ट्रांसपोज भी बी होता है। और कुछ दिया हुआ है क्या? कम्यूटेबल। कम्यूटेबल मतलब क्या? ए बी इज इक्वल टू बी A B is B. हाँ, ए बी और ए बी इज इक्वल टू बी ए है। करेक्ट? ठीक है। तो अभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज बी, सॉरी ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज। अभी इधर रिवर्सल लॉ लगेगा ना। तो रिवर्सल लॉ मतलब क्या? बी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। करेक्ट? अभी मैंने बोला था तुम लोग को इनवर्स और ट्रांसपोज इंटरचेंजेबल होता है ना पोजीशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू ट्रांसपोज का इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स। लेकिन इधर क्या बोला है? ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं पी ट्रांसपोज को बी ही लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज को ए ही लिख सकता हूं। अरे बोलो। हाँ, अभी बी इनवर्स ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मेरे को क्या मिला? देखो, चालू किया था ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज से, मेरे को क्या मिला एंड में? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मिला। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी द होल इनवर्स। रिवर्सल लॉ लगता है ना। यस, लेकिन ए बी कम्यूटेबल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी को बी ए लिख सकता हूं। अभी बी ए का इनवर्स, इधर वापस रिवर्सल लॉ, तो ए इनवर्स बी इनवर्स आ गया। तो प्रूव हो गया ना कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो खुद ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स है। therefore a inverse into b inverse is symmetric matrix। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि let a is a n square matrix and b is its adjoint, then prove that determinant of ab plus ki is equal to determinant of a plus k raised to n, where k is a scalar quantity। और हाँ जी। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, मतलब अगर सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो कभी भी ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल करने का? नहीं, नहीं, सिमेट्रिक प्रूव करना है तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है ऐसा प्रूव कर देना। क्या क्या एक बार वापस रिपीट करना ना। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है ऐसा प्रूव करने का। मैंने कभी भी सिमेट्रिक के लिए ए इनवर्स नहीं यूज किया है। इधर तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये अच्छा, मैट्रिक्स अच्छा, का अच्छा। ट्रांसपोज ये खुद मैट्रिक्स आना चाहिए। ओके। चलो इधर ये कैसे होगा?
करूं मैं? सॉल्यूशन। अभी क्या बोला इधर कि A इज अ n स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज n स्क्वायर मैट्रिक्स? ऑर्डर n क्रॉस n। ऑर्डर n क्रॉस n है एंड B इज इट्स एडजॉइंट, मतलब B जो है ना दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जो प्रूव करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ AB प्लस KI है ना, तो इसका मतलब B की जगह पे मैं एडजॉइंट ऑफ A लिख सकता हूं। अच्छा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? व्हाट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A? A इनवर्स। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होता है। तो इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो इसमें वैल्यू टाइम्स I प्लस K टाइम्स I, तो इसका मतलब दैट वैल्यू प्लस K टाइम्स I हो जाएगा ना, समझा? अगर मैं बोलूं 2 टाइम्स I एंड 3 टाइम्स I का एडिशन करो तो डेफिनेटली 5 टाइम्स I होगा ना। मेक सेंस? Yes. यस। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज वैल्यू एंड व्हाट इज I? I इज मैट्रिक्स। अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा तो क्या होगा? पावर। पावर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस K रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ I? 1. 1। तो हो गया ना, दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? Yes. Yes. अच्छा, अगर समझा है तो फिर ये सम ट्राई करो कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order, let us say 3, then determinant of adjoint of A into determinant of A transpose into A का determinant is equal to determinant of A raised to lambda. Find lambda. चलो, अगर ये क्वेश्चन तुम लोग को आ गया, नथिंग डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज सिंपल, मतलब तुम लोग को अच्छे से समझा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया मतलब प्रॉब्लम है अभी भी। तीन मिनट देता हूं, करो ट्राई। सर a रेज टू t का डिटर्मिनेंट को a रेज टू माइनस का डिटर्मिनेंट ले सकता है? ए रेस टू माइनस। नहीं होता, ए इनवर्स होता है। हाँ, मतलब a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। हाँ, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। हाँ, बट उसको a रेज टू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है उसको a रेज टू इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ, ठीक। मैं करूँ सॉल्व, क्यों होगा? सर लैम्बडा का वैल्यू 7 आया। 7 नहीं आएगा।
अभी देखो सॉल्यूशन, इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए into determinant of A transpose into A, the whole determinant is determinant of A raised to lambda. अभी क्या है मालूम है, इधर ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक है, फिर ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक है, और ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक है। इतना समझा है तुम लोग को? हाँ यस। अभी A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड A का डिटर्मिनेंट सेम होता है कि अलग होता है? सेम होता है, तो इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिखता हूं। दूसरी चीज, इसका मैंने कोई फॉर्मूला बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट? यस। क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n minus 1। हाँ, रेज टू n माइनस 1 इनटू ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन इनटू एक मैट्रिक्स ए, उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा। अच्छा ये क्या है, ये मिलके क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n इनटू मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट रेज टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा। अभी ये जो है ना, दिस इज वन वैल्यू, करेक्ट? ये वैल्यू डिटरमिनेंट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3n। हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n होगा टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n स्क्वायर प्लस 1 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू लैम्डा। तो इसका मतलब लैम्डा होगा n स्क्वायर प्लस 1। n तो 3 दिया है ना, ऑर्डर 3 दिया है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 9 प्लस 1 10 होगा। अरे समझा कि नहीं समझा? यस। क्या डिफिकल्ट था ये? नहीं। नहीं। आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि a इज इक्वल टू बोला है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, करेक्ट? सो देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। अभी एंड और एक क्वेश्चन जोड़ देते हैं, हेंस फाइंड a इनवर्स। अभी सुनना सब लोग ध्यान से। तो एक तो मेथड क्या है प्रूव करने के लिए, पहले a स्क्वायर अलग से निकालो, मतलब a इंटू a कैलकुलेट करो, फिर 4a कैलकुलेट करो, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a बाय 4, फिर 5i कैलकुलेट करो, फिर तीनों मैट्रिक्स को जिधर प्लस से प्लस लगाओ, माइनस से माइनस लगाओ, तो ऐसा करोगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। वो एक सिंपल मेथड है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बट एक दूसरा मेथड है कि दूसरा मेथड अपने को क्या बोलता है कि a माइनस लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अरे बोलो, क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो a क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स आइडेंटिटी, तो लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा। इसका डिटरमिनेंट एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा? 1 माइनस लैम्बडा 2 2, फिर 2 1 माइनस लैम्बडा 2 2 2 1 माइनस लैम्बडा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? अभी इसको सॉल्व करने का क्या होगा? 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू क्या होगा? 2 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 4, फिर प्लस 2 इंटू क्या होगा? 4 माइनस 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस लैम्बडा इंटू क्या होता है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3, फिर क्या होगा?
प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, फिर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, करेक्ट, फिर प्लस 3 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर किधर है, इधर और इधर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या होगा -2 प्लस 3 1 1 प्लस 8 9 लैम्डा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, सुन रहे सब लोग कि नहीं सुन रहे हो? यस सर। Yes, sir. ये हमेशा मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। मतलब इधर मैं लैम्डा की जगह पे ए डालू ना तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5 नहीं लिख सकता, 5 टाइम्स आइडेंटिटी इक्वल टू नल। इसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? सर हमने लैम्डा की जगह ए क्यों लिया, वही कैली हैमिल्टन थ्योरम है कि कैरेक्टरिस्टिक, वही कैली हैमिल्टन थ्योरम है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। इसको क्या नाम बोलते हैं? कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ना, उसको ये जो मैट्रिक्स है ना वो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लैम्डा की जगह पे ए डाल सकता हूँ, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a, खाली माइनस 5 नहीं लिख सकता क्योंकि मैट्रिक्स और नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, इसके लिए 5 आए। लेकिन ये मेरे को कुछ काम का नहीं है क्योंकि मेरे को तो ये प्रूव करना है ना, दिख रहा है? यस। मेरे को तो ये प्रूव करना है। तो अभी इसको प्रूव करने के लिए तो तुम लोग को वैसे ही जाना पड़ेगा। क्या, कौन सा वे? स्क्वायर फाइंड आउट वो नॉर्मल वाला। मल्टीप्लाई a और स्क्वायर ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 5i, करेक्ट। ये मैंने तुम लोग को ऐसा बता दिया। तो कभी भी 3x3 के मैट्रिक्स में ऐसा कोई रिलेशन आए ना क्यूब वाला, तो समझ जाना कि कैली हैमिल्टन थ्योरम हो सकता है। ठीक है, अच्छा इधर तो तुम लोग सॉल्व कर दोगे। अभी इधर बोला है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अभी हेंस वर्ड बहुत डेंजर है। हेंस मतलब क्या? खाली ऐसा बोला होता ना फाइंड ए इनवर्स तो हम लोग तो एडजॉइंट मेथड से कर देते ना, बट इधर बोला हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब जो रिजल्ट अभी तुम लोगों ने प्रूव किया है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, करेक्ट, तुम लोग कर लोगे ना। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 मिल जाएगा तुम लोग को। अभी इसके ऊपर से मेरे को ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, तो क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है। लेकिन नंबर इंटू आइडेंटिटी को नंबर नहीं लिख सकते, नंबर टाइम्स आइडेंटिटी माइनस 5 टाइम्स मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन से मेरे को, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए इनवर्स विल बी a माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5। यस। समझ रहा है? तो a इनवर्स क्या होगा कि 1/5 टाइम्स a माइनस 4i। ए मैट्रिक्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस 4i मतलब क्या कि डायगोनल में से खाली मैं -4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डायगोनल में क्या है अभी 1 1 1 है ना, तो उसमें से मैं -4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। समझ रहा है? अगर आप एडजॉइंट मेथड से करोगे ना तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। मेक सेंस? अरे बोलो। यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन अभी इसके ऊपर, फिर हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर जाएंगे। अगर ऐसा दिया है a इज इक्वल टू
सपोज 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और बोला है कि फाइंड ए इनवर्स का स्क्वायर, कैसे करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन तो डायरेक्टली हम लोग उसका -1 डाल सकते हैं ना, 1/1 1/2 1/3 और उसका स्क्वायर। हाँ, तो क्या हो direct- जाएगा? पहले तो ए इनवर्स क्या होगा? 1 0 0 0 हाफ 0 0 0 1/3, बराबर है। हाँ फिर ए इनवर्स का स्क्वायर मतलब क्या? ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स 2 बार है, करेक्ट? तो ए इनवर्स 2 बार मतलब क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 हाफ 0 0 0 1/3 इंटू सेम 1 0 0 0 हाफ 0 0 0 1/3। तो क्या हो जाएगा ये? 1 0 0 0 1/4 0 0 0 1/9। ये हो जाएगा ए इनवर्स का स्क्वायर, बोलो बराबर। कोई प्रॉब्लम है इधर तक किसी नहीं को? रिजल्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आया ना, जो 16 15 16 जो रिजल्ट्स मैंने दिया ना प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही 99% क्वेश्चन आएगा। कि एक मैट्रिक्स दिया होगा और डिटर्मिनेंट दिया होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो मालूम होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n - 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट है, करेक्ट। अगर वो प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना ही इम्पॉसिबल होगा। तो या तो प्रॉपर्टी बाय हार्ट करो या तो मार्क्स भूल जाओ, बस 2 ही ऑप्शन है अपने पास। अभी ये जो क्वेश्चन चैप्टर है ना, उसका लास्ट पार्ट है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब अपने को पहले तो हम लोग लेते हैं 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। सुनना सब लोग ध्यान से, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कुछ आता ही नहीं है कैसे सॉल्व करने का। मेरा स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा बोला है सॉल्व a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, सपोज ऐसा है, तो इसमें 2 इक्वेशन दिया है और सॉल्व करने को बोला है, तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको? अभी तक कैसे सॉल्व करते थे? साइमल्टेनियस, बराबर। इजीएस्ट मेथड इज साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो, बराबर। लेकिन इसके अंदर 3 केस पॉसिबल है। केस नंबर 1, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो ये दोनों को सॉल्व करने को बोला, तो तुम लोग बोलोगे ये दो तो अल्टीमेटली एक ही लाइन है, समझा कि नहीं? यस क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करोगे तो वही लाइन आएगा। तो एक्चुअली है 2 अलग अलग लाइन, लेकिन दोनों लाइन एक ही लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, समझा? हेलो, क्या है? दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अभी कोई भी 2 लाइन दिया है और ऐसा इंटरसेक्ट होता है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसका कोऑर्डिनेट अपना सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो सॉल्यूशन मतलब दैट पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ द लाइंस। तो अब इधर तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो कितना पॉइंट कॉमन होगा दोनों के बीच में? इनफाइनाइट। हाँ, कितना? सॉरी मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होगा। तो एक के ऊपर एक है तो हर एक पॉइंट कॉमन है ना, हर एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन के बीच में। तो ये केस में क्या आएगा कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
क्लियर है? बिकॉज बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। अभी केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बाई चांस ऐसा आया कि a1 अपॉन a2 जो है ना वो b1 अपॉन b2 को इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सपोज ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है? पहले लाइन का स्लोप क्या है? पहली लाइन का स्लोप क्या है? 1/2 माइनस हाफ। दूसरी लाइन का स्लोप भी माइनस हाफ है। अभी दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है लेकिन एक के ऊपर एक है क्या? नहीं, दोनों लाइन अलग अलग है। दोनों लाइन अलग अलग है, मतलब क्या कि एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो दोनों के बीच में कितना पॉइंट्स कॉमन है? 0। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या आएगा कि नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। केस नंबर 3 पे जाते हैं। केस नंबर 3 में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 जो होगा ना वो b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितना पॉइंट कॉमन होगा दोनों के बीच में? एक ही पॉइंट कॉमन होगा, तो कितना सॉल्यूशन आएगा? एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। समझा इतना? एक सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अरे बोलो। यूनिक सॉल्यूशन। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन दिया है ना। पहले तो सॉल्यूशन मतलब वो जो लाइन दिया है वो दोनों या जितना भी लाइन दिया है 2 3 4 5 6, सपोज 6 लाइन दिया है, तो 6 का 6 लाइन किधर मिलता है ना उसको सॉल्यूशन माना जाएगा। इधर दो वेरिएबल दो इक्वेशन मतलब दो ही लाइन है, दो लाइन जिधर भी मिलता है ना वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में मैं बोलूंगा कि दो वेरिएबल 3 इक्वेशंस। सेकेंड पार्ट 2 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशंस। तो जैसे ऐसा होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। करेक्ट? अभी इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल कभी होगा बता सकते हो? सब सेम होगा a1 अपॉन a2। मेरे को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो तीनों लाइन को एक ही पॉइंट से निकलना होगा ना। ऐसा ऐसा और ऐसा, समझ रहे हैं? यस। तब जाके ये पॉइंट तीनों के ऊपर लाई करेगा। हाँ या ना? हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइंस आर कॉन्करेंट। क्या बोलते हैं? हाँ सर अब जो आपने लास्ट 2-5 मिनट में पढ़ा है अब आप रिपीट कर सकते हो ना? मेरा लैपटॉप कुछ टेक्निकल एरर था इसलिए आपका आवाज बराबर से आ नहीं रहा था। आप जब भी क्लास में आओगे ना बेटा तभी वो रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि फिर एक का एक चीज में रिपीट करूंगा तो फिर आगे कैसे जाऊंगा। हेलो? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ, अभी इधर क्या है कि लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो। कॉन्करेंट। कॉन्करेंट। एंड इफ लाइंस आर कॉन्करेंट then only solution is possible. अगर ऐसा होगा तो सॉल्यूशन होगा क्या? सपोज एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, सॉल्यूशन पॉसिबल है?
नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो तीनों लाइन के ऊपर लाई करे। ऐसा होगा तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं। अगर एक लाइन इधर है, दूसरा लाइन उसी के ऊपर लाई करता है और तीसरा लाइन उसको पैरेलल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है? बोलो। नहीं नहीं। तो ये तीनों केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें तीनों पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, इसमें एक के ऊपर दो लाइन है और एक तीसरा लाइन इधर है तो भी नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कभी पॉसिबल होगा जब भी लाइंस कॉन्करेंट होगा। बोलो, सॉल्यूशन कभी पॉसिबल होगा? लाइंस कॉन्करेंट होंगी। सॉल्यूशन कभी पॉसिबल होगा? जब लाइंस। अरे तुम लोग के लिए बुलवा रहा हूं, मेरे को तो मालूम है सब कुछ। सॉल्यूशन कभी पॉसिबल होगा? जब लाइंस When lines are concurrent. लाइन कॉन्करेंट मतलब क्या? कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइन पास होना चाहिए। अब ये तीनों इक्वेशन का मुखड़ा देख के, चेहरा देख के मेरे को कैसे समझेगा कि लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं है? सर वो उसका भी कुछ है ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। नहीं, वो तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में जाएगा। हाँ बराबर। ये 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन। राइट। तो इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, 2 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन कैसे हुआ? 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन होना चाहिए। ये देखो ना, 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा है, एक्स वाई, और कितना इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। एक पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। तो अभी तक यही नहीं समझा है क्या? नहीं समझा। मैं सोचा कि a1 b1 c1 आर वेरिएबल, तो मेरी गलती हो गई। वेरिएबल एक्स वाई होता है। हाँ वो मैंने नाउ इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। इफ 3 लाइंस आर कंसिस्टेंट या कॉन्करेंट, देन डिटर्मिनेंट तुम लोग निकालोगे ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3, एंड ये कांस्टेंट को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने का, तीनों कांस्टेंट को। तो क्या होगा? -c1 -c2 -c3। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो 0 आएगा। समझ रहा है? हेलो। यस सर। तो ये जो 3 इक्वेशन दिया है ना, उसको पहले इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करो और तीनों कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। 3 लाइंस कॉन्करेंट है। अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि वो तीनों लाइन कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, तो क्या तुम लोग कैसे बताओगे मेरे को? कैसे कैलकुलेट करोगे वो पॉइंट? वो पॉइंट सैटिस्फाई करना चाहिए तीनों इक्वेशंस को। वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, मेरा ये क्वेश्चन। चलो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 आ गया, मतलब तुम लोग को समझ गया कि लाइंस कॉन्करेंट है। तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन निकालो, इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो क्या करना मालूम है? तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन ले लो और साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा ना, वो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा। समझ रहा है? अरे हाँ या ना? यस। अभी मैंने तुम लोग को क्या बोला? If 3 lines are concurrent या consistent, then determinant is equal to 0. अभी ध्यान देना, but vice versa is not true. But vice versa is not true. इसका मतलब क्या है? कि डिटर्मिनेंट 0 तुम लोग को दे दिया है पहले से, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगा। समझ रहा है? डिटर्मिनेंट तुम लोग को पहले से 0 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। क्यों इसका मतलब ये नहीं कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है? तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कभी होता है मालूम है? सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ नहीं, मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं पूछा हूं, कभी 0 होता है। कौन से केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है? नल मैट्रिक्स में। नहीं, रॉन्ग है। तो फुल रो या कॉलम 0 होता है तभी। हाँ, कोई भी एक रो या कोई भी एक रो कॉलम कंप्लीट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और कभी डिटर्मिनेंट 0 होता है? और कभी डिटर्मिनेंट 0 होता है? जब 2 रो और कॉलम सेम होती है। हाँ, जब भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम होगा ना, तभी भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो सपोज ये मेरा एक लाइन है,
ठीक है, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर एक दूसरा लाइन लेता हूं। चलो ये फर्स्ट लाइन है, अभी सेकेंड लाइन, इसके ऊपर मैं दूसरा लाइन लेता हूं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 होगा। इसके ऊपर मैं तीसरा लाइन लेता हूं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 होगा। अभी तुम लोग ये तीनों को इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर तुम लोग डिटर्मिनेंट निकालने बैठोगे तो क्या होगा, ये 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 6 एंड 3 6 माइनस 9 बराबर। अभी मैं क्या करता हूँ, रो 2 से 2 कॉमन लेता हूँ एंड रो 3 से भी 3 कॉमन लेता हूँ, तो बाहर 2 निकल गया और 3 निकल गया, तब क्या हो जाएगा, ये 1 2 माइनस 3, फिर 1 2 माइनस 3 एंड 1 2 माइनस 3। देखो इसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो गया ना, तो इसका आंसर भी 0 आया। इसका आंसर 0 आया, इसका मतलब ये है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। समझ रहा है? इधर तो क्या है, तीनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो इधर थोड़ी यूनिक सॉल्यूशन है। करेक्ट? सो वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। व्हाई इट इज नॉट ट्रू? बिकॉज इफ all three lines are parallel, then too we will get determinant value 0. Correct? Any doubt? No. अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहा। हाँ, तो जब ये केस होगा तभी कितना सॉल्यूशन होगा, कितना पॉइंट कॉमन है दोनों के बीच में? अरे बोलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं इधर से 6 को मिटा के क्या कर दूं, 7 कर दूं, और इधर 9 को मिटा के 10 कर दूं, तो इधर क्या होगा 7 और इधर क्या होगा 10। करेक्ट? तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये निकाल के -7 और ये निकाल के -10 बराबर। अभी मैं क्या करूंगा मालूम है, कॉलम 2 से 2 कॉमन लूंगा, तब जाके मेरे को क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 1 2 3 1 2 3 एंड -3 -7 -10। अभी भी मैं बोल सकता हूं ना कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि दो कॉलम सेम है। समझ रहा है? हाँ। तो दो कॉलम सेम है, इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल है। तीनों लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन होने के बावजूद भी डिटर्मिनेंट 0 दिल रहा है मेरे को। समझ रहा है? हेलो, क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपली स्टेटमेंट ये दूंगा कि अगर तीनों लाइन कंसिस्टेंट है, मतलब कॉन्करेंट है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। लेकिन पहले से डिटर्मिनेंट 0 है तो हम लोग ये नहीं मान लेंगे कि वो तीनों लाइन कॉन्करेंट है। ऐसे भी हो सकता है कि तीनों लाइन पैरेलल है। बराबर है? सो बिकॉज इफ all three lines are parallel, then too we will get determinant value as 0, but there is no solution. Any doubt? No sir. चलो, अभी ऐसा कुछ बोला तुम लोग को कि अच्छा एक बार शांति से देख लो ये चीज। हो गया? जाओ आगे।
एटलीस्ट बोलो हाँ या ना, तो फिर मेरे को पता चले। हाँ सर। हाँ हाँ आगे। सर अगर ऐसा बोला एनालाइज, एनालाइज जैसे कि x प्लस लैम्बडा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, फिर 2 लैम्बडा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड लेट अस से x माइनस लैम्बडा माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू क्या लोगे, 8 ले लो। चलो तभी एनालाइज करने को बोला। एनालाइज मतलब लैम्बडा का कौन सा वैल्यू पे अपने को क्या क्या आंसर मिल सकता है। तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डेट वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो क्या होगा, बोलो? सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा? अरे बोलो। होगा सॉल्यूशन। होगा, होगा। सॉल्यूशन होने के लिए डिटर्मिनेंट 0 चाहिए, तभी तो लाइंस कॉन्करेंट होगा ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर हाँ तो इधर क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स व्हाट, नो सॉल्यूशन। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा। कैसे वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट का, बोलो? डिटर्मिनेंट क्या, मेरे को बोलो फर्स्ट रो में क्या आएगा? वन हाँ 1 1 2 पाई और 1 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 5, हाँ -5 2 तो लैम्बडा 2 पाई 3 और 3 7 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 7 हाँ 1 माइनस लैम्बडा एंड लैम्बडा माइनस -1 8, बराबर? सर लैम्बडा अच्छा हाँ सॉरी माइनस बराबर। हाँ मैं नई अलीबाग से आया बेटा। ठीक है, तो अरे हाँ तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना, तो ये डिटर्मिनेंट का, अच्छा मेरे को सॉल्यूशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए 0। होना चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा ना तो मेरे को कोई क्वाड्रेटिक मिलेगा। वी विल गेट, मेरा इधर पेन का जो ये है ना चार्जिंग वो उतर गया। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा? क्वाड्रेटिक इन व्हाट, लैम्बडा इन लैम्बडा, करेक्ट। तो मैं वी विल गेट क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, करेक्ट। तो अज्यूम करो कि ऐसा कुछ मिलता है, लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा -5 इक्वल टू 0 से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सपोज ऐसा कुछ मिलता है, करेक्ट। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया, 3, या तो लैम्बडा का वैल्यू 5, बराबर? ओके। अगर लैम्बडा का वैल्यू 3 भी नहीं है एंड लैम्बडा का वैल्यू 5 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा? हाँ, सो नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? क्यों नो सॉल्यूशन? जीरो। बिकॉज लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट। लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास नहीं होगा, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, करेक्ट। अभी नाउ फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 और लैम्बडा इज इक्वल टू 5, वी आर गेटिंग डेट वैल्यू 0, करेक्ट। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, बराबर। पण मतलब लेकिन अपने को एनालाइज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हुआ तो प्रूव हो जाएगा क्या कि वो लाइंस कॉन्करेंट है? नहीं, क्योंकि मैंने आगे ही बताया डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हुआ तो लाइंस पैरेलल भी हो सकता है ना।
So but sir. we can't से मतलब अपने को चेक करना पड़ेगा. So lambda is equal to 3 डाला तो सपोज मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा. देखो इधर lambda is equal to 3 डाला तो क्या होगा, x plus 4y is equal to 5. फिर बोलो 6x plus 3y 6x plus 3y is equal to 7. फिर x minus 2y is equal to 8. 2y is equal to 8. ये 3 आया बराबर. अब ये तीनों लाइन का मेरे को स्लोप बताओ क्या है. इसका स्लोप है -1/4, इसका स्लोप है -2, इसका स्लोप क्या है, हाफ 1/2 बराबर. मतलब ये लाइन, तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा क्या, नहीं. तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है तो भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है. इसका मतलब कि वो लाइंस कॉन्करेंट ही है ना. yes करेक्ट. सो फॉर lambda is equal to 3, slopes are not equal and that value is 0. It means lines are concurrent. और बट पीछे जिधर आपने लिखा है lambda So for lambda is equal to 3, system has unique solution. हाँ बोलो. तो जिधर आपने लिखा है lambda is not equal to 3 और not equal to 5, मतलब आपको आया किधर से कि वो 3 और 5 not equal है. मैंने इधर क्वेश्चन में क्या एनालाइज हाँ. मतलब लैम्ब्डा का हर एक वैल्यू के लिए क्या क्या रिजल्ट आएगा वो बताना है. अच्छा तो मतलब वो खुद से ही लिखने का कि अगर 3 and 5 नहीं इक्वल हुआ तो नो सोल्यूशन. फिर हाँ. अगर ओके ठीक है समझा. हर एक लैम्ब्डा के वैल्यू के लिए अपने को रिजल्ट बताना है कि लैम्ब्डा का ये वैल्यू आएगा तो क्या करना है. ये समझ गया. तो सिमिलरली फॉर क्या करोगे, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करना वैसे ही. तो अपने पास टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटीज. इसके ऊपर ध्यान देना सब लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन को पैरेलल है एंड दोनों लाइन डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. तो अभी एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है तो तीसरी लाइन चाहे किधर भी हो, तीनों लाइन के बीच में कुछ कॉमन होगा क्या, नहीं. और फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन को पैरेलल है ऐसा कैसे पता चलेगा, स्लोप से. समझ रहा है. हेलो. yes sir. इसका मतलब क्या, कोई भी दो लाइन पैरेलल है और दोनों अलग अलग है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, और तीसरी लाइन चाहे किधर भी है तो इमीडिएट लिखने का नो सॉल्यूशन. ठीक है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है अपने पास, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब क्या, बोलो. कोइंसिडेंट मतलब क्या, अरे बोलो. Am I audible? They meet at one point. कोइंसिडेंट मतलब क्या, What do you mean by coincident? They meet at one point. क्या है वापस, They meet at one point. रॉन्ग है, मतलब वो कट करते हैं. रॉन्ग है. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाई करता है. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाई करता है एंड जो थर्ड लाइन है ना दैट इज पैरेलल टू L1 एंड L2. मतलब L1 को पैरेलल होगा तो डेफिनेटली L2 को पैरेलल होगा ही होगा ना, बट नॉट कोइंसिडेंट. इसका मतलब क्या कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन ये है. समझ रहा है. हाँ यस. एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन ये है.
अभी तीनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। नहीं, सो नो नहीं। सॉल्यूशन। अभी कैसे पता चलेगा? तो मैं ऐसा बोलूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अभी देखो, ये दोनों लाइन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब ये केस है, ठीक है। पहली लाइन का स्लोप -½ है, दूसरी लाइन का स्लोप भी -½ है, तीसरी लाइन का स्लोप भी -½ है। तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन उसमें से दो खुद एक ही लाइन है, क्योंकि इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ऊपर का लाइन ही आएगा। तो दो लाइन कोइंसिडेंट है, तीसरा लाइन पैरेलल है, तो तीनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसके लिए नो सॉल्यूशन। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3 एंड ऑल लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब तीनों लाइन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन ये है, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। जैसे मैंने आगे बताया था ना एग्जांपल, ये लेके दिख रहा है ये वाला। यस। तो तीनों एक के ऊपर एक है, तो तीनों के बीच में कॉमन क्या है? इंफिनिटी। हाँ, सो इन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? और पॉसिबिलिटी ये सकता है कि L1 जो है ना वो L2 को पैरेलल है एंड कोइंसिडेंट है क्या, बट L3 is not parallel to L1 and definitely L2, then क्या होगा? कोई बता सकता है कितना सॉल्यूशन आएगा? सॉल्यूशन कितना? 0 0 नो सॉल्यूशन। रॉन्ग है। L1 L2 आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, इसका मतलब कि एक लाइन एक सॉल्यूशन आएगा। कितना? एक सॉल्यूशन। हाँ, यूनिक, एक को यूनिक बोलते हैं। हाँ, और जो तीसरा लाइन है ना वो ऐसा है, देखो एक लाइन जो है वो जो ब्लू लाइन है ना वो एक लाइन है, रेड लाइन दूसरा लाइन है। तो ब्लू और रेड के बीच में कितना को पॉइंट्स कॉमन है? इनफाइनाइट। लेकिन 3 इक्वेशन है ना, तो 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी होगा जब भी तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तुम लोग को दिख रहा है तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं? हेलो, दिख रहा है? हाँ यस। तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं। ये दिस इज माय फर्स्ट लाइन L1, दिस इज माय सेकंड लाइन L2 एंड दिस इज माय थर्ड लाइन L3 एंड दिस इज सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? L1 is not parallel to L2 and not parallel to L3. Then concurrent. then unique solution. Then unique solution and lines are concurrent. मतलब क्या? ऐसा एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, बराबर है। तो मैंने कितना केस तुम लोग को बताया अभी? 5। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये केस 4 और ये केस 5। ये सब के सब केस किसके बाद एनालाइज करोगे?
डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 पहले इक्वेट करने का, फिर लैम्डा का जो वैल्यू आया वो हर एक एक लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन में डाल के 3 इक्वेशन बनाना, समझ रहा है? यस 3 इक्वेशन बनाना, फिर ये 3 इक्वेशन ये 5 केस में से एक केस को एप्लीकेबल होता होगा, समझ रहा है? यस सर अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो इधर हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करते हैं।